तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का वीडियो होगा। और इसमें मैं क्लास 9th की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के बारे में कुछ बातें बताऊँगा, ठीक है। और ये क्लास 11th के भी स्टूडेंट के लिए एक बेस का काम करेगा जिनका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मोशन जो चैप्टर है, ठीक है, मोशन चैप्टर जो है हमारा, इसमें जो ये टर्म है मोशन, इस मोशन को हम लोग, ठीक है, इस मोशन को हम लोग फिजिक्स में कहाँ स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का क्या है, एक, ठीक है, एक ब्रांच है जिसके अंडर हम लोग इसको स्टडी करते हैं मोशन को। काइनेमेटिक्स के अंडर, काइनेमेटिक्स क्या होता है कि काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी किया जाता है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जो कि फोर्स होता है, फोर्स हमेशा मोशन के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि फोर्स के कारण ही मोशन होता है। तो हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फोर्स जो है इसी क्लास में, क्लास 9th में आपको फिजिक्स का दूसरा चैप्टर में फोर्स के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मोशन से शुरुआत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोशन क्या होता है। सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ चेंज इन टाइम। विथ चेंज इन टाइम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन बातें आई है कि चेंज इन पोजीशन होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और टाइम तो लगेगा ही। फिर भी यहाँ पर ऐड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में, कि विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। तो तीन क्वांटिटी यहाँ पर इन्वॉल्व, मतलब तीन चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तीन क्वांटिटी। पहला चेंज इन पोजीशन होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर टाइम में चेंज हो रहा है लेकिन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि क्या, रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है अभी ये रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट डाल देते हैं ए के रिस्पेक्ट में। ये जो व्यक्ति है ना, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये व्यक्ति इधर मूव करना, फॉरवर्ड उधर जाना शुरू किया, मूव करना शुरू किया और ये अगले ही क्षण देखते हैं कि यहाँ पर पहुँच गया। तो पहले ये रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूरी पर था, मान लेते हैं कि 2 मीटर का दूरी पर था। अब ये व्यक्ति इसी रेफरेंस पॉइंट से 6 मीटर का दूरी पर मान लेते हैं पहुँच गया है। तो चेंज इन पोजीशन कितना आ गया, 6 - 2 यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर में इसका चेंज इन पोजीशन आया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक मोशन किया है, तभी इसकी पोजीशन भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वापस यहाँ रुक गया तो ठीक है, ये रेस्ट में आ गया, अदरवाइज ये चलते रहेगा तो इसकी पोजीशन पर चेंज आते रहेगा। तो यही चीज़ है मोशन। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मोशन को स्टडी करने के बाद, मोशन को जानने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाता है, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले आपको डिस्टेंस को समझना होगा कि डिस्टेंस किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग है। और यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट का अगर बात करें तो दोनों ही लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप वेक्टर के अंडर स्टडी कीजिएगा, जो हायर ग्रेड में कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर स्केलर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्केलर।
अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट टोटल लेंथ ऑफ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब आपको रेफरेंस पॉइंट के अनुसार यहाँ पर देखिए ये पोजीशन हमारा क्या हो गया, इनिशियल, और ये पोजीशन क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को समझना होगा। ठीक है, हाँ, यानी कि बॉडी जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया वो इनिशियल पोजीशन, और जहाँ तक मूव किया वो फाइनल पोजीशन होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दूसरी चीज़ क्या, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वेक्टर जैसे ही आ गया तो वेक्टर आ गया तो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो ये जो नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है, ये वेक्टर के कारण ये डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, और ये बताता है डायरेक्शन को नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अगर 1D मोशन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें हैं। चलिए आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ और बातें जान लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि सारा ही डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आया? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आइए आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में 1D मोशन को लेकर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन पे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस इनिशियल पॉइंट को A दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग C दे देते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं B। तो A से C पर जाना है थ्रू B। ठीक है, तो A से C पर जाना है थ्रू B, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी AC हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी AC हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC। ध्यान रखिए, लेकिन जब हम पॉइंट B को कंसीडर करें, ठीक है, कि ऐसा हुआ कि ये जो यहाँ पर जो बॉडी है A से मूव करते हुए C तक चला गया, और C से वापस कहाँ तक आ गया, B तक आ गया। मतलब यहाँ पे टर्न बैक हुआ है अलोंग द सेम पाथ, मतलब सेम पाथ पे ही इसको टर्न बैक करना होगा, वापस आना होगा। तो इस केस में जब बॉडी B पर आ जाता है, ठीक है, व्हेन बॉडी टर्न्स फ्रॉम C टू B, ओके, और ये जा कहाँ से रहा था, A से जा रहा था। ठीक है, तो A से जा रहा, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा AC प्लस BC। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, यहाँ पर A है और फाइनल पोजीशन B है, तो हमारा ये हो जाएगा AB। क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन में था तो ऐसा हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, अगर बॉडी C पर गया और वापस वो A पर आ गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हेन, ये भी लिख देते हैं, व्हेन बॉडी टर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। और ये वाला कंसेप्ट जो है, टर्न बैक टू इनिशियल पोजीशन वाला कंसेप्ट जो है, ये किसी भी मोशन पे लगेगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, रेक्टिलिनियर मोशन हो, ऑस्किलेटरी मोशन हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कोई भी मोशन हो। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट लग जाता है। सर्कुलर मोशन पे तो ये लगता है हमेशा, क्योंकि सर्कल पे अभी आगे एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। ठीक है, कि कैसे वहाँ पर जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा। चलिए, हमेशा नहीं होता है, जब वो इनिशियल पोजीशन पे आता है तब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन मीन्स A टू C गया और A से C गया। ठीक है, A से C गया और C से वापस कहाँ गया, A पर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस केस में पहले डिस्टेंस लिख देते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा AC प्लस अगेन AC, तो कितना हो गया 2 टाइम्स AC। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए जो इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल पोजीशन बन गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिट
आप अकॉर्डिंगली डालिए। तो ये है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आगे हम लोग और एक बेहतर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसको आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा। ये क्या हो गया भाई, ये टूट गया। वीडियो को देख रहे हैं, अनइंटरप्टेड कारण से रोकना पड़ रहा है। अब इसको सेट करेंगे तभी आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बोर्ड को वापस सेट कर दिए हैं, वापस आ चुके हैं। आइए देखते हैं, हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। आगे तो आगे क्या है, अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि AC यहाँ पर B के थ्रू जा रहा था, ये एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, ठीक है। एक स्पेशल डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट A है, ओके, और ये हमारा पॉइंट B है। तो A से पॉइंट B में जाना है, ये इसको यहाँ लिखते हैं। A से पॉइंट B में जाने का हमारे पास कितना रास्ता हो सकता है? रास्ता तो इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता का अगर बात करें, ठीक है, तो वो एक ही हो सकता है जिससे हम A से B पर जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट रास्ता में से ऐसा एक रास्ता हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग 4 मीटर गए और यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 मीटर गए, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? B पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये कैसे जा रहे थे? इस डायरेक्शन में जा रहे थे और क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न किए तो हम लोग B पर पहुंच गए हैं। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि हम लोग सेमी सर्कुलर पाथ पर चले, ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस 2.5 मीटर है, ठीक है। और तीसरा जो कि शॉर्टेस्ट, जो कि यूनिक हो सकता है, वो एक ही रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता है A से B में जाने का लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। तो A से B में जाने का शॉर्टेज रास्ता एक है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब A से B हम लोग गए हैं, कहाँ से? C के थ्रू गए हैं, D के थ्रू गए हैं और E के थ्रू गए हैं, ऐसा मान लेते हैं। ये रेडियस हमारा कितना है? रेडियस हमारा 2.5 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 मीटर, ठीक है। रेडियस सर्कुलर पाथ का कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, पहला नंबर किससे गए? थ्रू C, ठीक है। तो जब C गए हम लोग, तो थ्रू को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो पहला नंबर हम लोग C के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो C के थ्रू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा थ्रू C 4 + 3 यानी कि 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, हम लोग दूसरा नंबर किधर से गए हैं? D के थ्रू गए हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ये देखिए, ये सेमी सर्कुलर पाथ लिए थे, क्योंकि एक स्पेशल डायग्राम है, तो सेमी सर्कुलर पाथ लिए हैं, तो सेमी सर्कल क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस जो होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, तो πr। और हमारा यहाँ पर r कितना है? 2.5, तो 2.5 और पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं, तो अभी तो मैं यहाँ पाई रख रहा हूँ, तो 2.5, क्योंकि r 2.5 था, तो 2.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AB, अगर हम लोग AB निकालना चाहेंगे तो AB हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ये इसका डायमीटर होगा, तो 2 टाइम्स रेडियस, तो भी 5 मीटर। और यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल ACB में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भी हम लोग 5 को AB 5 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 5 मीटर मिल जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं थ्रू ई डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। अब जो 5 मीटर हुआ है तो ये हमारा क्या है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप यहाँ पर पाई का वैल्यू रखिएगा तो निश्चित रूप से ये जो वैल्यू आएगा ये 5 से ज़्यादा आएगा। पाई का वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, तो आपका देख लीजिए कितना आ रहा है, तो इसको काटिएगा तो ये निश्चित रूप से 5 से ज़्यादा आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक बात हम लोग देखे थे क्या, कि डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन यहाँ पर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। जीरो कब आएगा, यहाँ पर इस केस में बताए थे कि सी से वापस जब ए पर आया था तो जीरो हो गया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया था 2ac। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आगे सर्कुलर पाथ पे एक और हम लोग यहाँ पे चीज़ को देखते हैं, एक और हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं सर्कुलर पाथ पे, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए एक और यहाँ पर केस हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर पाथ का ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक स्पेशल केस देखेंगे सर्कुलर पाथ का। यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r है। मान लीजिए कि इसका रेडियस यहाँ O है इसका सेंटर, और इसका रेडियस कितना है r है, r यूनिट। ठीक है, कोई एक पर्सन यहाँ A से, जो कि एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करता है और ये सर्कुलर पाथ का 2.5 राउंड मारता है। कितना राउंड मारता है, 2.5 राउंड। तो जब 2.5 राउंड मारता है तो हमको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2.5 राउंड मारा तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ वापस ऐसे करके यहाँ पर आ गया, फिर से वापस यहाँ आएगा और फिर से एक राउंड हाफ राउंड मारेगा तो यहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस जो है 2 टाइम सर्कमफेरेंस और एक बार सर्कमफेरेंस का आधा, तो कितना हो गया हमारा, हो जाएगा 2 टाइम सर्कमफेरेंस प्लस c/2, तो ये हो जाएगा 5c/2। और c का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, आप लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, जब ये a से वापस a पर आया पहला राउंड पे 0, दूसरा राउंड पे 0, तीसरा राउंड पे जब ये यहाँ से यहाँ जाकर खड़ा हो गया है तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं देखेंगे c/2, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखेंगे थ्रू ए। ये डायमीटर है, क्या है डायमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ गया d, यानी कि 2r आ गया। ठीक है, तो बात यह है कि इस तरह से सर्कुलर पाथ में भी हम लोग को क्वेश्चन दिया जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। बोला जा सकता है कि कोई पर्सन ए से स्टार्ट किया और नॉर्थ ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया और वो बी पर पहुंच गया, वहाँ से नॉर्थ की तरफ 3 मीटर गया, तो बताना है कि सी पर पहुंच गया, तो बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पर ए सी जो होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। आगे का वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।